वहीं मध्य प्रदेश में कई नए नए आतंकी संगठनों के नेटवर्क के खुलासे हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों पर लगातार नकेल कस रही हैं, फिर भी माना जा रहा है कि एमपी में कई स्लीपर सेल एक्टिव हैं, क्योंकि हाल में जिस तरह विभिन्न आतंकी संगठनों के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई, उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। यह रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में आतंक का नेटवर्क। सुरक्षा एजेंसी हुई सतर्क। जी हां, शांति के टापू मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से आतंक के कई मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर एक के बाद एक आतंकी संगठनों के एक्टिव होने के खुलासे हो रहे हैं। सवा साल के अंदर ही जेएमबी, पीएफआई, हिज्ब उत तहरीर यानी एचयूटी और अब आईएसआईएस के नेटवर्क का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। आतंक फैलाने के आरोप में अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक भोपाल से 21, इंदौर से 10, उज्जैन से 4, राजगढ़ से 4, नीमच से 4, श्योपुर से 3, जबलपुर से 3, शाजापुर से 2, धार, छिंदवाड़ा, भिंड, खंडवा और गुना से एक एक आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आंकड़े 2022 से मई 2023 तक के हैं। तो ये आंकड़े तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हुई गिरफ्तारी के हैं। अब अगर अलग अलग आतंकी संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की बात करें तो पीएफआई के 30, एचयूटी के 13, जेएमबी के 9, आईएसआईएस के 3 और सिमी के 1 आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि शांति के टापू में कैसे आतंकियों के स्लीपर सेल सक्रिय है। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी दहशतगर्दों की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि एमपी में पिछले 16 महीनों में आतंक फैलाने के आरोप में 50 से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए अधिकतर आरोपियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश का दिल कहे जाने वाला एमपी एक बार फिर आतंक का गढ़ बन रहा है। इसकी जद में राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के 13 बड़े जिले हैं। 2016 में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद यहां आतंक का खात्मा माना जा रहा था। बहरहाल एमपी में आतंक की क्रोनोलॉजी की बात करें तो 2008 में पहली बार एमपी में सिमी के एक्टिव मेंबर्स ट्रैक किए गए थे। 2016 के बाद माना जाने लगा था कि सिमी का साया एमपी से उठ चुका है। इस बीच कोविड के दौरान जेएमबी भारत में सक्रिय होने लगा। एनआईए को भोपाल में जेएमबी के संदिग्ध सदस्यों के रहने की सूचना मिली। 13 मार्च 2022 को भोपाल के ऐशबाग से जेएमबी के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। एनआईए की पूछताछ में जेएमबी के एमपी और पूरे देश में फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद एनआईए ने स्टेट की एजेंसियों के साथ ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान 26 सितंबर को एमपीएटीएस ने एक रेड की। इसमें पीएफआई के 22 सदस्य गिरफ्तार हुए और ये कार्रवाई पीएफआई के बैन होने के ठीक 2 दिन पहले हुई थी। 21 मार्च 2023 को एटीएस ने इस केस के संबंध में 4000 पेज का चालान भी पेश कर दिया है। मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 साल में कई आतंकवादी संगठनों का जो मूवमेंट यहाँ पता लगा है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो सिमी यहाँ बहुत सक्रिय था, जिस पर प्रतिबंध लगा। जेएमबी, पीएफआई और हिब्ब उत तहरीर, अब आईएसआई का जो नेटवर्क है मध्य प्रदेश में, उसका मुख्य कारण ऐसा समझ में आता है कि तो मध्य प्रदेश बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र रहा है और इस वजह से यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है उनको धीरे धीरे उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। इस संबंध में अगर ये गतिविधियाँ बढ़ रही हैं तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, चाहे स्पेशल ब्रांच हो, चाहे अपना केंद्रीय एजेंसियां हो, उनको इस संबंध में सक्रियता से भूमिका निभाना चाहिए। आंकड़ों पर जाए तो समझ आ जाएगा कि एमपी में धीमी आंच में ही सही लेकिन आतंक पक रहा है। बहरहाल इस पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये सुनिए। देखिए, खुफिया तंत्र का फेल्योर तो नहीं कह सकते हैं। जब पुख्ता सबूत मिलते हैं तभी ऐसे संगठनों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अन्यथा क्या होता है कि राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होता है। अभी दमोह में और जबलपुर में जो 2 घटनाएं हुई हैं उसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इसके पहले हैदराबाद से लोगों को अरेस्ट करके लाया गया। सरकार पूरा ये प्रयास कर रही है कि इस तरह की कोई भी
आतंकवादी गतिविधियां, ऐसे इलीगल काम जो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह से कुचल दिया जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और गृह विभाग और पुलिस की जो इंटेलिजेंस फेलियर है, उस वजह से जितने भी अपराधी तत्व हैं या आतंकवादी हैं, उनको लगा कि इससे बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती और यहाँ के माहौल ने उनको पोषित भी किया, क्योंकि किस प्रकार का अंकुश नहीं था, इंटेलिजेंस पूर्ण फेलियर था। और गृह मंत्री स्वयं जो है वो अपने विभाग पे कभी ध्यान नहीं देते, वो हमेशा प्रचार प्रसार में व्यस्त रहते हैं। पुलिस और खुफिया विभाग भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल में लगा रहता है। शांति के टापू मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों की गिरफ्तारी से साफ है कि एमपी की शांति को भंग करने के लिए दहशतगर्द सक्रिय हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर रही हैं, लेकिन आम लोगों को भी सजग और सतर्क रहना होगा। अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्रशासन को देकर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना होगा। जानकार इस बात को मानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, ऐसे में आतंकी संगठनों के लिए ये राज्य पहली पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे संगठन और उनके आतंकवादी देश में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन सरकार का ये दावा है कि वे प्रदेश में किसी भी ऐसे संगठन को खड़ा नहीं होने देंगे जो देश और प्रदेश के लिए खतरा पैदा हो। इसीलिए सरकार ने पहले सिमी पर कार्रवाई की है और जब जब जानकारी और नेटवर्क का पता चलता है, सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। हालांकि कांग्रेस ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि पिछले कुछ महीनों में अगर प्रदेश में आतंकवादियों के संगठन का नेटवर्क पनप रहा है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी ऐसे संगठनों पर एक्शन लेती है, क्योंकि ये वो संगठन हैं जो जहां भी पनपते हैं उस देश और राज्य का नुकसान करते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। और मध्य प्रदेश जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वहां पर लगातार इस तरह के संगठनों का पता चलना ये दिखाता है कि कैसे शांति के टापू को अशांत करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में 16 महीनों में आतंक फैलाने के आरोप में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार हुए अधिकारी आरोपियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश का दिल कहे जाने वाला एमपी एक बार फिर से आतंक का गढ़ बन रहा है। इसकी जद में राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के 13 बड़े जिले हैं। 2016 में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर के यहां खात्मा माना जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना सवाल उठाती हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1967 के एमपी विधानसभा चुनाव में जनसंघ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में जनसंघ को 28% से ज्यादा वोट और 78 सीटें मिली थी। तो उस समय का सबसे अच्छा प्रदर्शन जनसंघ का माना गया था।